Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I am your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. तो एक बार फिर से हाजिर है नाहिद खान आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में। वंस अगेन स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो हमारी जो सब्जेक्ट है उसी से है। ठीक है, सब्जेक्ट कोड है 51। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा मैच द करेक्ट पेयर। ठीक है, हम लोगों को यहाँ पे हम लोग मराठी में जोड़िया लावा बोलेंगे। ठीक है, जोड़िया लगा ये हमने उर्दू में देखा था। तो हमें जो करेक्ट पेयर है उसको मैच करना है। तो बहुत ही मैंने सिंपल रखा है। अगर आप देखोगे कि जिसका जो करेक्ट है मैंने उसको सेम कलर से हाईलाइट किया है। जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग, तो मैंने इस वाले आंसर को येलो से हाईलाइट किया हुआ है। अब देखते हैं क्या है। ठीक है, चलो फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सो प्लानिंग दिया हुआ है, तो देखो मैंने क्यों इसको मार्क किया, क्या बोला, डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज़ टू डू इट। सही बात है, प्लानिंग में हम यही करते हैं ना, क्या करेंगे फ्यूचर में, हम क्या करने वाले हैं, कैसे करने वाले हैं, करेक्ट ना, कैसे सब कुछ होगा, कौन करेगा, तो ये सारी चीज़ें। सो प्लानिंग का मतलब ही होता है डिसाइडिंग इन एडवांस। तो यहाँ पे एडवांस वर्ड आ गया है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वन। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। देखो अभी तो मैंने आंसर नहीं देखा है, लेकिन आप देखोगे ऑर्गेनाइज करना मतलब बेसिकली क्या होगा, हम अरेंज करेंगे, बंदोबस्त करना, इंतज़ाम करना, हम ऑर्गेनाइजिंग को यही कहेंगे। तो ढूंढते हैं हम लोग, मैंने यहाँ पे ग्रीन वाला कहाँ पे लगा, ये रहा। देखो क्या बोला है, डिसाइड द वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान। तो जिस तरीके से जो कुछ भी हमने प्लान किया है, फिर उस प्लान को हम लोगों को कैसे अचीव करना है, वो हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। चलो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर हमने प्लानिंग कर लिया है कि हमको स्कोर करना है 90%, ठीक है, हमारे 12th स्टैंडर्ड में, थिंक बिगर थिंक बेटर। तो मैंने ये प्लान कर लिया, नॉट प्लान स्टूडेंट, माय मिस्टेक। हमने प्लान कर लिया है कि हम लोगों को 90% अचीव करना है, स्कोर करना है हमारे HSC में। ठीक है, अब ये तो हो गया प्लानिंग। अब मैं ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि अब उस 90% को अचीव करने के लिए मुझे चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर क्या बोला है, वेज एंड मीन्स टू अचीव व्हाट हैज़ बीन प्लान। तो हमने प्लान किया है कि हमको 90% स्कोर करना है। अब वेज एंड मीन्स क्या होगा भाई, मुझे स्टडी मटेरियल प्रिपेयर करना पड़ेगा, मुझे स्टडी प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा, करेक्ट ना, कि कितने आवर्स में बैठने वाली हूँ, कौन सा सब्जेक्ट लेने वाली हूँ, कितने सब्जेक्ट को मैं कितना टाइम देने वाली हूँ, कौन सा टाइम पे मैं कौन सा क्वेश्चन करने वाली हूँ। ठीक है ना, मैं सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करूँगी किस तरीके से, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग सी, स्टाफिंग। स्टाफिंग में बता दूं आप लोगों को, यहाँ पर ही आंसर है। पहले तो ये ह्यूमन रिलेटेड फंक्शन है, फैक्टर है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, प्लेसिंग एंड रेम्यूनरेटिंग। सिंपल सा लॉजिक है। फॉर एग्जांपल, आप लोग HR डिपार्टमेंट में हो, ठीक है, मैंने आप लोगों को पोस्ट दे दी, आप लोग एक कंपनी में HR डिपार्टमेंट में हो, और आप लोगों का ही काम होता है कि एडवर्टीजमेंट प्लेस करना, ठीक है, न्यूज़पेपर में। फिर वो लोग वहाँ से आपकी ऐड देखेंगे, ऐड देखकर आपके पास आएंगे, वो लोग इंटरव्यू देंगे, ठीक है, आप उसमें से शॉर्ट लिस्ट करोगे, करेक्ट ना, रिक्रूट करोगे, फिर उसमें से आपका सिलेक्शन होगा शॉर्ट लिस्ट में से। फिर प्लेसिंग मतलब कि आप बताओगे। सो फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने मुझे सिलेक्ट कर लिया फॉर एग्जांपल, तो प्लेसिंग मतलब कि आप लोग डिसाइड करोगे कि सपोज़ आप लोगों को मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट में रखना है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में रखना है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रखना है, कहाँ रखना है। एंड रेम्यूनरेटिंग, अगर आपने एक बार मेरा प्लेसमेंट कर दिया, मुझे मेरी पोजीशन बता दी, मेरी पोस्ट बता दी, तो मुझे आप कितने पैसे दोगे, रेम्यूनरेशन। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसीलिए स्टाफिंग के लिए ये करेक्ट आंसर होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट वन, कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है सिंक्रोनाइज करना। देखो क्या बोला है, इट इज़ एन इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट ऑफ अ ग्रुप। नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम कॉमन सेंस है। कॉमन सेंस मतलब फॉर एग्जांपल कि आप लोग जो हो, ठीक है, आप लोग जो हो वो सेल्स डिपार्टमेंट में, आप ध्यान से देखिए, आप लोग, हम एग्जांपल देखते हैं कि कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। स्टूडेंट वी ऑल नो दैट कि इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, करेक्ट ना। तो सेल्स डिपार्टमेंट होता है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट होता है, देन है हमारा एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है। चलो हम ये तीन वाले एग्जांपल लेते हैं। तो ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, मतलब जो स्टोर कीपिंग में आ गए, ये एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट है, और ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आप लोगों को 100 यूनिट्स का
सपोज़ हम लोग पेन प्रोड्यूस करते हैं, अगर 100 पेन्स का ऑर्डर आया है तो क्या मुझे बताओ, आप लोग अकेले विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ अदर डिपार्टमेंट, दैट इज़ इन्वेंट्री, एडवर्टीजमेंट एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्या ये आप लोग अचीव कर पाओगे? ये 100 का जो ऑर्डर है वो प्लेस कर पाओगे, कंप्लीट कर पाओगे? नहीं स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहले तो एडवर्टीजमेंट अच्छी होगी, तब देखकर आपके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। फिर जब आपको 100 पेन्स के ऑर्डर आ गए हैं तो यू हैव टू चेक कि इन्वेंट्री में कितने पेन अवेलेबल है, कितना स्टॉक अवेलेबल है, करेक्ट ना? और अगर स्टॉक 100 है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर आपको इन्वेंट्री डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा, वो लोग अरेंज करेंगे। सपोज़ कि प्रोडक्शन 50 का हुआ है, 50 स्टिल बाकी है, तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत होगी, क्योंकि 50 और प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए पैसे की ज़रूरत होगी। तो फिर ये इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, इनको किसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली पैसा देने वाला कौन सा डिपार्टमेंट होता है? वो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। तो विदाउट द कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल अदर सेक्शन डिपार्टमेंट्स, आप जो होगा आपका जो सेल ऑर्डर है वो कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप एफर्ट है स्टूडेंट, और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। और सिमिलरली अगर आप अपने एग्ज़ाम की एग्जांपल ले लो, आपके रिज़ल्ट की, आपके रिज़ल्ट में आपका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आपके सारे सब्जेक्ट्स में, क्योंकि अगर आप सारे सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाओगे तो ही आपका ओवरऑल जो रिज़ल्ट होगा वो क्या होगा? अच्छा होगा। नेक्स्ट आते हैं हम स्टूडेंट डायरेक्टिंग। देखो, डायरेक्शन का मतलब ये होता है, पता है, हम कोई दिशा दर्शा रहे हैं, करेक्ट ना? हम कोई रास्ता बता रहे हैं, तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? तो रास्ता हम गाइड करके भी बता सकते हैं, करेक्ट ना? बहुत अलग अलग तरीके होते हैं रास्ता बताने के। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग का मैंने जो आंसर क्लिक किया है वो क्या है? यस, ये फर्स्ट पे आ गया। देखो क्या बोला, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, करेक्ट। डायरेक्शन जब आप किसी को दे रहे हो तो आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हो, भाई ऐसे करो वैसे करो, गाइड भी कर सकते हो, कम्युनिकेट करना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है। चलो नहीं समझ में आ रहा, सपोज डायरेक्टिंग का मैं एग्जांपल बताती हूँ। सपोज मैंने आप लोगों को बोला कि माय फादर पे ऐसे लिखना है, ओके, तो मैंने सिर्फ बोल दिया तो ये तो सिर्फ ऑर्डर हो गया बेटा। लेकिन अगर व्हाट इफ़ अगर मैं आपको डायरेक्ट करूँ, डायरेक्ट इन द सेंस मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूँ कि ऐसे ऐसे आपके ऐसे में ये कंटेंट होना चाहिए, ये पैराग्राफ में ये लिखो, ये पैराग्राफ में ये लिखो, फिर मैं आपको टाइम टू टाइम गाइड कर रही हूँ, फिर मैं कम्युनिकेट भी कर रही हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैं गाइडेंस दे रही हूँ, इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, जब तक मैं आपको बताऊँगी नहीं, टू कम्युनिकेट मीन्स टू से समथिंग, टू एक्सचेंज समथिंग, आइडियाज़, ओपिनियन। तो जब तक मैं आप लोगों को कम्युनिकेट नहीं करूँगी, आपको कैसे पता चलेगा कि मैम ऐसे बोल रही है, ऐसे करने बोल रही है? एंड साथ ही साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, माइट भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या करना है, कैसे लिखना है, तो मैं आप लोगों को मोटिवेट भी कर सकती हूँ। तो जब भी ये क्या है, इसीलिए बोला गया है कि जो डायरेक्टिंग है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग। इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड मोटिवेटिंग, तो इसको हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बाकी शॉर्ट फॉर्म है हमारा IGCM, ठीक है। चलो, तो देखो इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट जो मैच द पेयर है वो कंप्लीट कर लिया। अब मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट मैच द पेयर। अब आपको रूल्स तो बता दिए मैंने कि जो राइट आंसर है वो सेम कलर से हाईलाइट है। तो यहाँ पे दिख रहा है, देखो गैप फिलिंग फंक्शन है, तो यहाँ पे मैंने आंसर किया है एंटरप्रेन्योरशिप। यस, एंटरप्रेन्योरशिप आपको क्वेश्चन है, और ये जो गैप फिलिंग फंक्शन है वो वन ऑफ द फीचर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप गैप फिलिंग का मतलब होता है बेटा, वो कुछ भी हो सकता है, वो एजुकेशन हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, नो डाउट, ठीक है, मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, नो डाउट आई एम वेरी गुड एट अकाउंट्स, ठीक है, आपकी जो मैम है वो बहुत अच्छी है अकाउंटेंसी में, लेकिन इफ़ आई एम नॉट एबल टू ऑपरेट द कंप्यूटर, इफ़ आई एम नॉट एबल टू डू दैट अकाउंटिंग ऑन PC, तो ये मेरा क्या है, शॉर्ट कम्स है, तो ये एक गैप हो रहा है। तो मैं क्या करूँगी, सो एज एन एंटरप्रेनर आई शुड ऑलवेज ट्राई टू फिल दैट गैप। तो यहाँ पे मेरी शॉर्ट कम्स क्या है, मेरी प्रॉब्लम्स क्या है, मेरे ड्रॉबैक्स क्या है कि मैं कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर इस वजह से अगर मैं कंप्यूटर ऑपरेट कर लूँगी तो मेरे जो अकाउंट्स के जो थियरीज़ है, जो मेरा वे ऑफ टीचिंग है, वो आप लोगों को और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और साथ ही साथ मुझे लेटेस्ट नॉलेज भी मिल जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड है स्टूडेंट बी, एंटरप्रेनर। एंटरप्रेनर वी ऑल नो दैट इज़ अ पर्सन हु, यहाँ पे अगेन, यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेनर से रिलेट करता है। एंड एंटरप्रेनर मस्ट बी सेल्फ मोटिवेटेड, मतलब आपको कोई और नहीं आएगा मोटिवेट करने के लिए, आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। मतलब कि देखो एग्जांपल बताती हूँ, अभी बोलोगे कि मैम ये सेल्फ मोटिवेटेड क्या है, कॉमन सेंस है, समझो मैं एक बिजनेस करती हूँ, तो सी स्टूडेंट्स वी ऑल नो दैट कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम हम लोगों को प्रॉफिट ही हो, हमें लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे नहीं कि जब प्रॉफिट होता है तो मैं बड़ी खुश हो जाती हूँ, नाचने गाने लगती हूँ, और जब लॉस होता है तो डीमोटिवेट हो जाती हूँ एंड आई स्टार्टेड शाउटिंग ऑन माई एम्प्लॉयज़, ये गलत बात है।
अगर मुझे लॉस होता है तो मुझे भी हिम्मत रखनी है और मेरे एम्प्लॉयज़ को भी मोटिवेट करना है कि नहीं, हम कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इस बार अगर हम लोगों को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो नेक्स्ट टाइम वी विल गिव आवर बेस्ट। इसीलिए बोला गया है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है उसको वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एंटरप्रेन्योर कभी भी सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एग्रो टूरिज्म। आंसर मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। रूरल टूरिज्म, येस, एग्रो टूरिज्म जो है वो इट कम्स अंडर रूरल टूरिज्म। अब अर्बन तो हम कह नहीं सकते क्योंकि शहरों में खेती बाड़ी स्टूडेंट्स नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा बच्चा टेक्नोलॉजी, D1 लेटेस्ट नॉलेज। येस, टेक्नोलॉजी आप सभी को पता है कि टेक्नोलॉजी में एवरी सेकेंड कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहते हैं, तो हमें उसके बारे में लेटेस्ट नॉलेज होनी चाहिए। जो अपडेटेड वर्जन होगा, जो अपडेटेड टेक्नोलॉजी होगी वो। एंड लास्ट वन है स्टूडेंट्स स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो यस, ये इनिशिएटिव था अगेन जो हमारे बीजेपी गवर्नमेंट के थ्रू जो अंडर द गाइडेंस लिया गया है, हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके गाइडेंस में ये स्टार्ट किया गया है। तो ये स्टैंड अप इंडिया जो इनिशिएटिव था वो था हमारा 2016 में इट वॉज टेकन। ठीक है, तो बस ये वाला भी हम लोग ने जल्दी जल्दी से कर लिया। अब मूविंग टू द नेक्स्ट, मैच द पेयर। सामने है सेम हेनरी फ्योल है, येस, फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। मैंने बताया था आप लोगों को हेनरी फ्योल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट से जाना जाता है। वहीं पे अगर यहाँ पे क्या होता FW टेलर, तो वो हमारा आंसर होता फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल है, वन हेड वन प्लान। इनका मतलब क्या बताया था? प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? देखो कॉमन सेंस है। फॉर एग्जांपल अभी आप और हम सब ट्रैकिंग पे जा रहे हैं, ओके, ट्रैकिंग पे जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्या एक ही प्लान बनाना है और एक ही हेड उसको गाइड करेगा। अब समझो मैं हेड हूँ और मैंने सपोज मैंने एक जन और को, समझो मिस्टर एक्स है, मैंने उसको भी हेड बना लिया। अब मैं कहती हूँ कि हम राइट जाएंगे, मिस्टर एक्स कहता है हम लेफ़्ट जाएंगे, मैं कहती हूँ कि हम ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, वो कहते हैं हम वेस्ट डायरेक्शन में जाएंगे, तो वैसे तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसीलिए आइदर मैं खुद हेड बन जाऊं और प्लान करूं या फिर मैं मिस्टर एक्स को बने रहने दूं, वरना क्या होगा, ये कन्फ्यूजन होगा, लोग बढ़ जाएंगे, लोग सोचेंगे, आप लोग सोचोगे कि हम मैम की सुने या मिस्टर एक्स की सुने। ओके, तो इसीलिए हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल में ये बोला गया था प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन जो होता है वो क्लियर होना चाहिए, तो उनमें कहा गया था कि एक हेड और एक ही प्लान होना चाहिए, एक प्लान के लिए सिर्फ एक हेड ही होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और मैंने जो आंसर टिक किया है वो है जनरल गाइडेंस, क्योंकि हमने बताया था कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये जनरल गाइडेंस है, गाइडलाइंस है। ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये गाइडलाइन है, हाउ टू कंडक्ट द मैनेजमेंट एक्टिविटीज़, आपके फर्स्ट चैप्टर से ही है ये। दीज आर दी जनरल गाइडलाइंस विच डायरेक्ट बिजनेसमैन टू कंडक्ट इट्स बिजनेस एक्टिविटी, जो एक बिजनेसमैन को अपनी एक्टिविटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो, आप लोगों को पता, आप लोगों के कॉलेज में कैसे गाइडलाइंस होती है कि भाई हर स्टूडेंट को टाइम पे आना है, बंक नहीं करना है, करेक्ट ना, आई कार्ड कंपलसरी है, करेक्ट। और अगर आप देखोगे बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ पे ड्रेस कोड है, तो सभी को यूनिफॉर्म में आना है, करेक्ट ना, नो लेट एंट्री जो रहेगी वो अलाउड रहेगी। तो ये सब क्या है? गाइडलाइंस है। स्कूल में भी देखा होगा आप लोगों ने कि प्रॉपर हेयर कटिंग होनी चाहिए, आप लोगों की नेल्स कट होने चाहिए, वाटर बॉटल होनी चाहिए, टिफ़िन होनी चाहिए। तो ये गाइडलाइन जो है वो सबके लिए होता है। तो दीज आर दी बेसिकली रूल्स एंड रेगुलेशन स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव, टू डू द वर्क इन एन इनोवेटिव वे। येस, इनिशिएटिव मतलब कॉमन सेंस है, इनिशिएट करना मतलब टू स्टार्ट होता है स्टूडेंट। तो कभी भी एक फर्स्ट स्टेप लेना मतलब कभी भी इनोवेशन से दूर नहीं होना, always try to take the decision or do your work in innovative way। तो दिस इज कॉल्ड इनिशिएटिव। इनिशिएट करना मतलब आप स्टार्ट कर रहे हो, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा है, आप खुद से वो इनिशिएटिव ले रहे हो और चीज़ों को अलग अलग वे में प्रेजेंट कर रहे हो। ठीक है, एंड लास्ट वन है हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन मैंने यहाँ पे जो आंसर मार्क किया है वो है स्टूडेंट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स। ये डिसिप्लिन मतलब यही होता है, सो वेदर इट इज़ सुपीरियर और सबॉर्डिनेट। समझो कि मैं सुपीरियर हूँ, मैं बॉस हूँ और आप लोग मेरे एम्प्लॉयज़ हो, सबॉर्डिनेट हो, तो अगर मैं कहती हूँ कि लेट नहीं आना है तो वो मुझ पर भी एप्लीकेबल होता है। तो सारे लोग इन एन एनी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी लोग होंगे उनके लिए कंपलसरी होता है कि हर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करे। ओके, so this much. Now moving to the next match, the pair group A,
डिस्ट्रिक्ट कमीशन ये है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ डिस्ट्रिक्ट कमीशन मैंने मार्क किया है यस, नॉट लेस देन 2 मेंबर्स। यस, डिस्ट्रिक्ट कमीशन में चेयरमैन को लेकर, चेयरपर्सन को लेकर कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए। और यहीं पे अगर आप देखोगे डी लिखा हुआ है नेशनल कमीशन, तो यहाँ पे मैंने इसका आंसर लिखा है नॉट लेस देन 4 मेंबर। याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट्स डिस्ट्रिक्ट कमीशन जो होगा हमारा, हाँ, तो मैंने यहाँ पे क्या मार्क किया है, नेशनल कमीशन में नॉट लेस देन 4 मेंबर्स। और मैं आपको बता दूँ कि हमारे 3 हैं, ठीक है। क्या क्या है हमारा, डिस्ट्रिक्ट कमीशन है, नेशनल कमीशन है एंड स्टेट कमीशन है। थोड़ा सा ऑर्डर में जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन आएगा, फिर उससे बड़ा स्टेट कमीशन होगा, फिर हमारा नेशनल कमीशन होगा। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, नॉट लेस देन 2, यहाँ पे 4, नॉट लेस देन 4, और यहाँ पे भी नॉट लेस देन 4 है स्टूडेंट। इसी तरीके से अगर जज की भी बात करोगे तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जो जज होता है वो क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट जज होता है। स्टेट कमीशन में जो जज होता है वो क्या होता है, हाई कोर्ट जज होना चाहिए। और वैसे ही जो नेशनल कमीशन में होगा वो हमारा सुप्रीम कोर्ट जज होना चाहिए। तो इस तरीके से आप लोग याद कर सकते हो। एंड डोंट वरी, मैं आप लोगों को जो डिस्टिंग्विशेस है, लॉन्ग आंसर्स है, जस्टिफाई है, मैं सब कुछ कराने वाली हूँ। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया, डिस्ट्रिक्ट कमीशन हो गया, नेशनल कमीशन हो गया। फिर क्या आ गया, कंज्यूमर वेलफेयर फंड। ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर एफर्ट। येस, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो कंज्यूमर वेलफेयर फंड का मतलब होता है, ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये क्या करता है, पैसों के थ्रू जो गवर्नमेंट इनको अलॉट करती है उससे जो एडवर्टीजमेंट होती है कंज्यूमर्स के लिए, जो उनको एजुकेट करने के लिए जो कुछ भी एक्सपेंस होते हैं, जो कुछ भी उनके प्रोग्राम्स होती है, पॉलिसीज़ होती है, जागो ग्राहक जागो, ये आप लोगों को पता ही होगा। तो वी ऑल नो दैट कि एमआरपी पे भी हम बार्गेन कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें होती है ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड में इसके लिए पैसे दिए जाते हैं, और वो पैसा जो होता है लोग यूज़ करती हैं, किस लिए, टू एडुकेट द कंज्यूमर। नेक्स्ट है हमारा राइट टू चूज़ करने का अधिकार, सिलेक्ट करने का अधिकार। तो फ्रीडम टू सिलेक्ट एन आर्टिकल एज पर हिज रिक्वायरमेंट। यस, मतलब कि कॉमन सेंस है, अगर मैं स्टेशनरी शॉप पे गई, मुझे लेक्सी पेन पसंद आया तो मैं लेक्सी पेन ही लूँगी। ज़बरदस्ती अगर मुझे स्टेशनरी शॉप वाला मुझे अगर सेलो ग्रिपर देता है तो मैं वो नहीं लूँगी, और वो मुझे इनफैक्ट वो फोर्स भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे लेक्सी 5 पसंद है तो मैं वही लूँगी, ठीक है। एंड ग्राहक शक्ति जो है, मैं आपको बता दूँ, एक एनजीओ है जो हमारा जो कंज्यूमर्स है उनके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो बस ये था हमारा। अब एक लास्ट वाला करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो, क्या है, स्प्रिंकलर पॉलिसी है, और ये इंश्योरेंस को लेकर है स्टूडेंट्स। यहाँ पे है, मैंने बताया फायर इंश्योरेंस। ये जो स्प्रिंकलर पॉलिसी है ये फायर इंश्योरेंस के लिए होता है। इट कम्स अंडर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। इट इज़ अ वैरायटी ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। नहीं है हमारा चाइल्ड इंश्योरेंस, इसका देख लोगे आप लोग, बहुत इजी है आंसर, जल्दी जल्दी दिख जा रहा है। येस, आप सही बात है ना, चाइल्ड इंश्योरेंस जो पॉलिसी होगी वो किसके लिए सूटेबल होगी, चिल्ड्रंस के लिए, बट वैसे वो अडल्ट के लिए थोड़ी ना होगी। नेक्स्ट है हमारा मनी बैक पॉलिसी। ये देखो मैंने यहाँ पे बताया है, प्रोवाइड्स अ रेगुलर परसेंटेज ऑफ सम अश्योर्ड। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि एक सर्टेन इंटरवल पे, लाइक 6 मंथ और 1 ईयर, आपको थोड़ा थोड़ा जो पैसा होता है वो आपको रिटर्न मिलता रहता है, जो भी प्रीमियम आपने पे किया है वो पॉलिसी पे, इंश्योरेंस पॉलिसी पे। तो हर पॉलिसी पे नहीं मिलता है, लेकिन जो मनी बैक पॉलिसी होता है उसमें आपको आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 मंथ्स, आपको वो पैसे थोड़े थोड़े मिलते रहते हैं, ठीक है, लाइक डिविडेंड की तरह थोड़े थोड़े पैसे। देन है क्लेम। क्लेम का मतलब होता है, जब हम, पता है ना, हम दावा करते हैं कि हमारा ये इतना नुकसान हुआ है। येस, इट इज़ अ डिमांड मेड बाय द इंश्योर्ड। इंश्योर्ड मतलब समझो मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो मैं डिमांड करूंगी टू द इंश्योरर। इंश्योरर मतलब यहाँ पे कौन होगा स्टूडेंट, कंपनी। वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, इंश्योर्ड मतलब द पर्सन दोज हु हैव टेकन द पॉलिसी। तो समझो वो पॉलिसी मैंने ली तो मैं हो जाऊंगी इंश्योर्ड, एंड इंश्योरर कौन, द कंपनी, ठीक है, जिसने पॉलिसी दी है। तो इट इज़ अ डिमांड बाय इंश्योर टू इंश्योरर फॉर लॉस अकर ड्यू टू मिसहैप। तो जो कुछ भी अनसर्टेन हैपनिंग्स हो गई है जिसकी वजह से जो कुछ भी लॉस हुआ है उसके लिए हम कॉम्पनसेशन जो क्लेम करते हैं वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लेम हो जाएगा। एंड लास्ट है हमारा इंश्योरेंस प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। सही बात है, हम इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं, क्योंकि हमें जो फाइनेंशियल लॉस है उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। दैट्स इट। सो वंस अगेन स्टूडेंट, इतना ही इस वीडियो में। होप आप लोगों को एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है एंड यू पीपल आर एंजॉइंग आवर वीडियो। एंड मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, और नाहिद खान आप लोगों के साथ
आप लोगों के लिए डेली नए नए टॉपिक्स लेकर आती रहेगी और आप लोगों को आप लोगों की स्टडीज़ में हेल्प करती रहेगी। एंड अगेन आपको जो पीडीएफ होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। उसके साथ ही साथ अगर किसी को किसी भी टॉपिक को लेकर एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, स्टिल अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर एचएससी स्टूडेंट्स, क्योंकि उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो बस अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। मैं नाहिद खान आप लोगों से विदा ले